सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स के बारे में। इस फिल्म को आईसीयू के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है एक एफबीआई ऑफिसर की जिसका नाम है जैक मुलॉय। और जैक का पाला पड़ता है एक ऐसे साइको किलर से जो सिर्फ पुलिस वालों को अपना शिकार बनाता है और वो उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। और जैसे जैसे जैक इसके पीछे लगता है, जैक को ये बात भी पता लगती है कि इस कातिल का उससे बहुत ही पुराना रिश्ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जैक को देखते हैं और जैक अभी एक ज्वेलरी शॉप में होता है और यहाँ से वो एक अंगूठी खरीदता है क्योंकि जैक अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और वो उसे शादी के लिए पूछने वाला है। इसीलिए वो अंगूठी खरीदता है और पहुंचता है एक बार में जहाँ पे इसके सारे दोस्त आए हुए होते हैं और ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं। इनमें से कुछ लोग एफबीआई से हैं तो कुछ लोग एनवाईपीडी से हैं और ये सब लोग ऐसे ही यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और यहीं पे जैक का एक पुराना पार्टनर होता है जो थोड़ी सीरियस बातें करने लगता है और कहता है कि हम सबको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि एक कातिल घूम रहा है शहर में जिसने पिछले 6 महीने में 9 पुलिस वालों को मार दिया है और वो सिर्फ पुलिस वालों को मार रहा है, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि अगला नंबर किसका होगा। और इस बात को सुनने के बाद जैक कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ और तुम फिर से पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए हो। मुझे पता है कि वो कातिल अभी भी घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर वो हम लोगों में से किसी के भी सामने आया तब वो बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जाएगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और इस बात को सुनने के बाद अब ये सब लोग फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं और जैक निकल जाता है अपने घर। फिर जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो सो चुकी है। फिर वो उसे उठाता है और उससे बातें करने लगता है और धीरे धीरे वो उसे शादी के लिए पूछता है और वो भी हाँ कह देती है। और इस बात को सुनने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी दूसरी तरफ हम जैक के पार्टनर को देखते हैं और जब वो अपने घर पे जाता है तब वो देखता है कि उसके घर पे एकदम सन्नाटा है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ती है और वो दरवाजे पे जाता है और जब वो पीप होल से झांकता है तभी वो कातिल उसके आंखों में रॉड घुसा देता है और ये आदमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो जमीन पे रेंगने लगता है और भागने लगता है ताकि वो अपनी बंदूक तक पहुंच सके। तब तक वो हत्यारा उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और इसको गोली मार देता है। तभी सुबह में हम जैक को देखते हैं और जैक को जैसे ही ये खबर मिलती है वो पहुंचता है उसके घर पे और देखता है कि इस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और इसे मार के उल्टा लटका दिया गया है और उसके मुंह में पुलिस का डंडा है और ये मंजर बहुत ही घिनौना होता है। तभी यहाँ पे हम जैक के पार्टनर को देखते हैं जिसका नाम है हेंड्रिक्स और इस चीज को देखने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तब हेंड्रिक्स उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी यहाँ का फोन बजता है और जब एक पुलिस वाला फोन उठाता है तभी इन्हें पता लगता है कि ये वही कातिल है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे जैक से बात करना चाहता है। इसीलिए अब जैक इससे बात करने लगता है। तब वो कहता है कि पुलिस वालों को मरा हुआ देखने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है इन्हें मारने में, लेकिन इन्हें मारने के बाद मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है और मैं धीरे धीरे तुम्हारे नजदीक पहुंच रहा हूँ और कुछ ही दिनों के बाद अगली बारी तुम्हारी होगी। तब इस बात को सुनने के बाद जैक उसको हड़काने लगता है और उसे कहता है कि अगर एक बार तू मेरे सामने आ गया तब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। और जैक उससे ये भी पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब वो बताता है कि कुछ साल पहले उसे आदत थी वो वेश्याओं को मारता था। तब उसका केस गया था जैक के पास और जैक ने इसकी हालत खराब कर दी थी और उसकी वजह से इसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए तब से यह कातिल जैक के पीछे है। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मेरी है ना, मैं अभी मेरी के पास ही जा रहा हूँ और अगर तुम में हिम्मत है तब तुम मेरी को बचा करके दिखाओ। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तब जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो मेरे घर तक पहुंच गया है। और इतना कहने के बाद वो अपने घर पे कॉल करता है। तभी वो फोन फिर से कातिल उठाता है और कहता है कि मैं पहुंच चुका हूँ और अब तुम्हें मेरी की चीखें सुनाई पड़ेंगी। और इतना कहने के बाद वो मेरी को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है और मेरी बहुत ही बुरी तरीके से चीख रही होती है। और दूसरी तरफ जैक उसकी चीखों की आवाजें सुन रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वो पागल होने लगता है और भागता हुआ पहुंचता है अपने घर। तब वो देखता है कि मेरी की लाश लटक रही है और इसे भी उस आदमी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। इसीलिए अब जैक टूटने लगता है। तभी यहाँ के लोग बताते हैं कि इन लोगों ने उस कातिल को ट्रेस कर लिया है, इसीलिए सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं और जैक भी यहाँ से जाता है। लेकिन जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो कातिल भाग चुका है। तभी जैक की नजर पड़ती है पास की छत पे और वो छत की तरफ जाने लगता है। फिर वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो देखता है कि खिड़की के पास कोई खड़ा है और वो समझ जाता है कि ये वही कातिल है। इसीलिए अब जैक उसके पीछे भागने लगता है। वो आगे आगे भागता है और जैक उसके पीछे पीछे भागता है और वो बीच बीच में जैक पे गोलियां चलाने लगता है। तब जैक भी उस पे गोली चलाता है और इनके बीच ऐसे ही बहुत देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैक जब भागता हुआ एक कमरे में पहुंचता है तभी उसे एक आदमी नजर आता है। इसलिए जैक उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब जैक को पता लगता है कि ये आदमी पहले ही मर चुका है और इसने सुसाइड किया था और सारे लोगों को लगता है कि यही कातिल है जिसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सब जगह का मामला शांत हो जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और अगले 3 महीने तक कोई भी कत्ल नहीं होता। लेकिन अब जैक एक नशेड़ी बन चुका है और वो दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है क्योंकि वो अपने आप को मेरी के मौत का जिम्मेवार मानता है। इसीलिए वो दिन भर शराब पीते रहता है और हेंड्रिक्स को ये चीज देखी नहीं जाती। इसीलिए वो एक दिन मिलता है जैक से और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करे। वो एफबीआई का बहुत ही काबिल एजेंट है और एफबीआई को उसकी जरूरत है। इसीलिए जैक को अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहा है और अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं रह गया है। इसीलिए उसे जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी में एक नया मकसद चुने। तब जैक कहता है कि अगर वो मुझसे मिली नहीं होती तब वो आज जिंदा होती और जो भी मेरा करीब आता है उसकी ऐसे ही मौत हो जाती है, मैं एक पनौती हूँ। और इस बात को कहने के बाद वो और भी डिप्रेशन में जाने लगता है
और हेंड्रिक्स उसे समझाते रहता है, लेकिन जैक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो अपने हाथ का नस काट लेता है, लेकिन हेंड्रिक्स ने इसके पीछे आदमी लगा रखा था, इसीलिए इन्हें पता लग जाता है। फिर ये लोग उसे हॉस्पिटल में डालते हैं और जल्दी ही जैक को ठीक करवाया जाता है और अब हेंड्रिक्स उसे लेकर के जाने लगता है एक रिहैब सेंटर और कहता है कि इस रिहैब सेंटर को एक पुलिस वाला चलाता है जिसे सारे लोग डॉग कह के बुलाते हैं और डॉग 12 साल तक पुलिस वाला था। उसके बाद वो खुद एक नशेड़ी बन गया। तब उसने अपने आप को ठीक करने का रास्ता खोजा। उसके बाद वो अपने जैसे लोगों की मदद करने लगा और आज उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो ठीक करता है और अभी मैं तुम्हें वहीं लेकर के चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पे अच्छा महसूस करोगे। और इतना कहने के बाद वो उसे वहीं पे लेकर के जाता है। ये जगह बर्फीले पर्वत के बीच में है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और अब ये लोग जाते हैं अंदर और इनकी मुलाकात होती है डॉग से। फिर डॉग जैक को सारी बातें बताने लगता है और वो उससे उसका बंदूक लेता है और उसके साथ साथ उसका बैच भी ले लेता है। तब हेंड्रिक्स डॉग से कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और इसके साथ थोड़ी सी सावधानी बरतना। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब डॉग जैक को लेकर के जाता है अंदर और सबसे पहले जैक की मुलाकात होती है स्लेटर नाम के आदमी से और स्लेटर पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट में था। फिर उसकी मुलाकात होती है जारोस्की से और जारोस्की नारकोटिक डिपार्टमेंट में था और इसके बाद इसे लेकर के जाया जाता है लैब में जहाँ पे इसका ब्लड टेस्ट लिया जाता है और यहीं पे हम यहाँ की डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जेनी। और जेनी को देख करके ऐसा लगता है कि उसे अब लगाव होने लगा है जैक के साथ। फिर जैक यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है फिर से उसकी मुलाकात होती है स्लेटर से। तब वो स्लेटर से पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने दिनों से हो। तब वो कहता है कि बस मुझे 2-3 दिन हुआ यहाँ पे आए हो और यहाँ पे सारे लोग अभी अभी आए हैं, कोई भी ज्यादा पुराना नहीं है। और अब देखते ही देखते इनका पहला सेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे इन सबको एक सर्कल में बैठना है और इनके मन में जो आता है इन्हें उन सारी बातों को शेयर करना है। लेकिन जैक यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे सिर्फ मेरी की झलकियां आ रही होती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बातें करना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पे हम एक एरोगेंट पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है नोआ और नोआ पहले स्वाट डिपार्टमेंट में था और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म का आदमी है, इसीलिए वो सबसे बदतमीजी करने लगता है और बदतमीजी करने के बाद यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाकी लोग इस सेशन को पूरा करते हैं और इसके बाद जैक जैसे ही बाहर जाता है फिर से उसकी मुलाकात होती है जेनी से और जेनी और वो बातें करने लगते हैं और जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी पुरानी यादों से बाहर निकले। लेकिन फिर जैक जैसे ही अंदर आता है वो कॉनर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखता है और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसके दिमाग में जैक से भी ज्यादा उलझने हैं, इसीलिए हमेशा ही रोते रहता है। तब जैक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाले सेल में ही हूँ, तुम्हें अगर बात करना हो तब तुम मेरे पास आ सकते हो। और इतना कहने के बाद वो सोने चला जाता है। लेकिन जैसे ही जैक सोता है उसे फिर से डरावने सपने आने लगते हैं और वो उठ करके बैठ जाता है। तभी वो अपने पास जेनी को पाता है। फिर जेनी उसे संभालती है। तब वो जेनी को कहता है कि क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर तक और बैठ सकती हो, और जेनी कहती है कि हाँ। लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही जेनी बाहर जाती है थोड़ी देर के बाद उसे कॉर्नर की लाश मिलती है और इस चीज को देखने के बाद वो चौंक जाती है और सबको लगता है कि उसने आत्महत्या किया है और हर जगह ये बात फैलने लगती है और सब लोग जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जेनी का कहना है कि कॉर्नर कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, अगर उसे कोई परेशानी होती तब वो जरूर आकर के मुझसे बात करता। और इस बात को सुनने के बाद अब नोआ फिर से बदतमीजी करने लगता है। तब जैक उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें एक औरत से ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तब नोआ और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि औरतों के बारे में तुम बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें औरतों की परवाह होती तब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा ली होती। और इस बात को सुनने के बाद अब जैक गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करता है और नोआ यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सबकी परेशानियां बढ़ रही हैं, इसीलिए अब सबके दिल में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब पहले से ही परेशान हैं और उसके बाद इस मौत को देखने के बाद और लोग भी परेशान हो चुके हैं। तभी हम हेंड्रिक्स को देखते हैं और हेंड्रिक्स नीचे ही है और वो यहाँ पे अपनी छुट्टियां मना रहा है। लेकिन हम जैक को देखते हैं जो धीरे धीरे और भी ज्यादा टूट रहा है। तब स्लेटर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। तभी अगली सुबह जब ये लोग सारे लोगों के पास आते हैं तभी ये देखते हैं कि एक और आदमी की मौत हो चुकी है और उसे देख करके लग रहा है कि उसने भी आत्महत्या की है। लेकिन जब सारे लोग यहाँ पे आते हैं तभी देखते हैं कि इसके गले पे एक और निशान है, इसका मतलब इसने आत्महत्या नहीं की है। इसीलिए अब सबको सब पे शक होने लगता है। तब डॉग कहता है कि अब तुम सबको मैं एक जगह पे बंद करूंगा और जब तक मैं इस गुत्थी को सुलझा ना लूं तब तक तुम लोग ऐसे ही बंद रहोगे। तभी यहाँ पे जेनी आती है और कहती है कि जैक गायब है। तब सारे लोगों का शक जाने लगता है जैक पे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैक बस यहाँ से घूमने के लिए बाहर गया होगा। तभी हम हेंड्रिक्स को देखते हैं और हेंड्रिक्स को यहाँ पे एक लाश मिलती है, इसीलिए वो उस लाश को बाहर निकालता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और सारे लोगों को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है और डॉग अपने काम पे लग जाता है। फिर वो सबकी फाइल्स निकालता है और उन्हें बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तभी यहाँ पे टनल के रास्ते कोई आदमी अंदर आता है और डॉग उसकी आहट सुन लेता है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगता है। तभी वो आदमी डॉग को मार देता है। तब सुबह सुबह सारे लोग डॉग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें डॉग कहीं भी नहीं मिलता, इसीलिए सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं और सब लोगों का शक अभी जैक के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन जेनी बार बार कहती है कि मैं जैक को जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि जैक ने किसी को भी मारा है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी इनका साथी बताता है कि बाहर इन्हें डॉग की लाश मिली है और डॉग को भी बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया है। और इस चीज को देखने के बाद ये सारे लोग पागल होने लगते हैं और अब ये डिसाइड करने लगते हैं कि ये क्या करेंगे। तब सब लोग कहते हैं कि हम सबके सब पुलिस वाले हैं और हम ट्रेंड पुलिस वाले हैं, इसीलिए हमें एक आदमी से नहीं डरना चाहिए। इसीलिए अब हम एकदम चौकन्ना रहेंगे और हम अपनी अपनी बंदूकें ले लेंगे, उसके बाद हम उसका शिकार करेंगे।
तभी दूसरी तरफ हम हेंड्रिक्स को देखते हैं जो उस आदमी की लाश को लेकर के जाता है एक शॉप जहाँ पे वो रुका हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये एक पुलिस वाला है और ये थोड़े दिनों पहले यहाँ पे आया हुआ था। इसीलिए अब हेंड्रिक्स भी परेशान होने लगता है। लेकिन अब फिर से रात हो चुकी है और हम जेक और जेनी को देखते हैं। तभी जेक देखता है कि बाहर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए वो जेनी को एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आए और तुम्हें उस पर शक हो तब उसे गोली मार देना। और इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। तभी हम उस गाड़ी वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई एक एक करके मार रहा है। और जब तक जैक वहाँ पे पहुँचता है उसे सिर्फ लाशें नजर आती हैं और जेक को यहाँ पे जैक की भी लाश मिलती है। तभी जेक के सामने उसका एक और साथी आता है जिसका नाम है गिलबर्ट और वो इसके साथ ही रहता था, लेकिन वो जेक को देख करके यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए अब जेक वापस आने लगता है। तभी हम हेंड्रिक्स को देखते हैं जो रिहैब सेंटर की तरफ ही आ रहा है, लेकिन आज का तूफान बहुत ही तेज है, इसीलिए उसे आने में बहुत वक्त लगेगा। तभी यहाँ पे जेनी की मुलाकात होती है स्लेटर से और स्लेटर को देखने के बाद जेनी डर जाती है, लेकिन स्लेटर उसे समझाता है और जेनी शांत हो जाती है। फिर अब सारे लोग ग्रुप बना बना करके एक साथ रहते हैं। तभी जेक यहाँ पे वापस आता है और वो जेनी से कहता है कि मुझे अभी की अभी लाश देखनी है, क्योंकि अब जेक को इस कातिल पे शक हो रहा है कि ये वही कातिल है जिसने मैरी को मारा था और जो सारे पुलिस वालों को मार रहा था। इसीलिए वो इस बॉडी को चेक करने लगता है और वो जैसे ही आंखों की पुतलियां हटाता है इस लाश की, उसे अंदर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है आई सी यू। और यही बात उस कातिल ने जेक को कही थी। इसीलिए अब जेक को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये वही कातिल है। इसीलिए अब जेक जेनी से कहता है कि हम ही लोगों में से कोई कातिल है और वो एक पुलिस वाला नहीं है। इसीलिए उसने डॉग को मार दिया, क्योंकि डॉग सबकी फाइल चेक कर रहा था और अगर वो सबकी फाइल चेक करता तब उसे पता लग जाता कि हम लोगों के बीच पुलिस वाला कौन नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि अब ये बात हमें सबको बतानी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद जेक जैसे यहाँ से बाहर निकलता है, हैंक उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और जेक नीचे गिर जाता है। उसके बाद हैंक जेक को उठाता है और स्लेटर के कमरे में बंद कर देता है और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और हैंक सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि जेक ही कातिल है, क्योंकि जब मैं बाहर था तब मैंने इसे बाहर देखा था और ये उसी तरफ से आ रहा था जिस गाड़ी के पास बहुत सारे लोग मरे हुए थे। और अगर ये कातिल नहीं है फिर ये वहाँ से जिंदा कैसे वापस आया। तब जेनी कहती है कि वो लोगों को बचाने गया था और मैं सारी चीजों को देख रही थी, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो कातिल नहीं है। और अब देखते ही देखते यहाँ पे तनातनी का माहौल बन जाता है और जरवस की बंदूक तान देता है और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि अब किसी को भी किसी पर भी एतबार नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं और जेक यहाँ की एयर कंडीशनिंग टनल को खोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, इसीलिए वो मैच बॉक्स की एक तिल्ली जलाता है। तभी वो मैच बॉक्स को देखता है और ये मैच बॉक्स वहीं का है जहाँ पे सारे पुलिस वाले इकट्ठा हुआ करते थे न्यूयॉर्क में। लेकिन ये कमरा स्लेटर का है और स्लेटर न्यूयॉर्क का नहीं बल्कि लंदन का है, जैसा कि उसने कहा था। इसीलिए अब जेक इस बात को समझ जाता है कि स्लेटर ही कातिल है। उसके बाद वो उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे उन सारे लोगों के पैचेस मिलते हैं जितने भी पुलिस वालों को उसने मारा है और उसे फाइल्स भी मिलते हैं जिस फाइल को उसने डॉग को मार करके चुराया था। इसीलिए अब वो एयर कंडीशनिंग टनल से बाहर निकलने लगता है। तभी इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और स्लेटर यहाँ से हैंक और नोआ को लेकर के चला जाता है और कहता है कि हम लोग देख करके आते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्लेटर की चाल होती है। इसीलिए वो नोआ और हैंक को अलग कर देता है और वो हैंक के साथ होता है। तभी हम जेक को देखते हैं जो बाहर आ जाता है और वो बचे हुए लोगों को जाकर के बताने लगता है कि स्लेटर ही कातिल है और मुझे उसके कमरे में सारे के सारे सबूत मिल गए। इसीलिए अब सब लोग एक साथ रहो और चौकन्ना रहो और अगर तुम्हें स्लेटर दिखे तब उसे मारने में बिल्कुल भी मत कतराना। तभी इन्हें आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। तब जेक कहता है कि सब लोग यहीं पे रहो, मैं देखने जा रहा हूँ। और जब जेक यहाँ से जाने लगता है तभी हमें पता लगता है कि स्लेटर ने हैंक को मार दिया है। और उसके बाद वो जाता है नोआ के पास और नोआ पे बंदूक तान करके उसे घुटने पे बैठा देता है और कहता है कि पुलिस वाले ऐसे कातिलों को बैठाया करते हैं और तुम्हें कैसा लग रहा है जब एक कातिल ने एक पुलिस वाले को ऐसे बैठाया हुआ है। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब नोआ फूट फूट के रोने लगता है, लेकिन स्लेटर उसे भी मार देता है। तभी यहाँ पे जेक आ जाता है और अब उसे स्लेटर की आवाजें सुनाई पड़ती है और वो स्लेटर से कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तब वो बताता है कि मैं हर जगह तुमसे पहले पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। इसलिए जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब मुझे स्लेटर नाम का पुलिस वाला मिला और मैंने उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया और फिर मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे घुसना बहुत ही आसान था, सिर्फ तुम अपने आप को थोड़ा पागल होने का दिखावा करो और तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। और अब इन बातों को सुनते सुनते जेक जैसे ही आगे जाता है वो देखता है कि नोआ मर चुका है और स्लेटर ने उसी के गले में वॉकी टॉकी लगा दिया है जिससे वो अब तक बात कर रहा था। इसलिए अब जेक कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन स्लेटर कहता है कि अब तो ये बस शुरुआत है, अभी देखते जाओ कि मैं यहाँ के बाकी लोगों को कैसे मार रहा हूँ। तभी हम हेंड्रिक्स को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका है। तभी स्लेटर कहता है कि जेनी मेरे सामने ही है और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। और यहाँ पे जेक को पता लग जाता है कि जेनी बाहर है, इसीलिए वो बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी जेनी स्लेटर को देख लेती है और स्लेटर जैसे उस पर बंदूक तानता है तभी वो यहाँ से भागने लगती है। तब स्लेटर कहता है कि आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए भागती जाओ। तब तक यहाँ पे जेक आ चुका है, इसीलिए अब स्लेटर छुप जाता है और उसे जेक नजर भी आ जाता है। इसीलिए वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके सर पे बंदूक तान देता है और वो उसे पीछे घूमने के लिए कहता है। लेकिन जब वो पीछे घूमता है तब स्लेटर को पता लगता है कि ये जेक नहीं बल्कि हेंड्रिक्स है। फिर वो हेंड्रिक्स को मारने वाला होता है, तभी जेक पीछे से आ जाता है। तब स्लेटर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी हेंड्रिक्स नीचे कूद जाता है और जेक भी यहाँ से भाग जाता है और स्लेटर भी जाकर के छुप जाता है। और अब इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलने लगता है, क्योंकि सब लोग एक ही घर के अंदर होते हैं नीचे तहखाने में। तभी यहाँ पे जेक आता है और वो पहुंचता है जेनी के पास और वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो
धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है स्लेटर की तरफ और स्लेटर भी समझ जाता है कि जेक यहीं पे है, इसीलिए वो जेक को गुस्सा दिलाने लगता है और कहता है कि जब मैं उसे मार रहा था तब वो सिर्फ तुम्हारा नाम चिल्ला रही थी और तुम उसे नहीं बचा सके। और इस बात को सुनने के बाद अब जेक गुस्सा हो जाता है और वो कूद जाता है स्लेटर के ऊपर और उसके बंदूक को नीचे गिरा देता है। इसीलिए अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। तब स्लेटर यहाँ पे जेक के हाथों में चाकू घुसा देता है। तभी जेक देखता है कि यहाँ पे पास में बहुत सारे खंजर पड़े हुए हैं, इसीलिए जेक अपने आप को संभालता है और वो स्लेटर को उठा करके उन्हीं खंजर पे पटक देता है और वो खंजर उसके शरीर के आर पार हो जाता है। लेकिन फिर भी स्लेटर अपना मुंह बंद नहीं करता और वो ऐसे ही जेक को उकसाते रहता है। तब जेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो फिर से स्लेटर को उठाता है और एक बार फिर से खंजर के ऊपर पटक देता है और यहाँ पे स्लेटर की मृत्यु हो जाती है। फिर जेक जाकर के जेनी को संभालता है और हेनरिक्स को भी, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते समय वो उस अंगूठी को बाहर रख देता है जिसे उसने मैरी के लिए खरीदा था, क्योंकि अब जेक इन सारी चीजों से बाहर आ चुका है और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।